सभी विद्यार्थियों पीडीएस ग्रुप ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं आज आपको कक्षा 11 का सामरिक संख्या अभ्यास पढ़ा रहा हूं। तो इसमें आपको 5 वीडियो पहले बता चुका हूं। आज छठे वीडियो में आपको मैं बताऊंगा सामरिक संख्या का ज्यामितीय निरूपण। सामरिक संख्या के ज्यामितीय निरूपण यानी कि ग्राफ पर कैसे सामरिक संख्या को पढ़ा जाता है, तो उसके विषय में कुछ चर्चा करते हैं। तो आइए जानते हैं सामरिक संख्या के ज्यामितीय निरूपण में क्या है। तो ज्यामितीय निरूपण में जो हम कार्तीय तल कक्षा 9 से पढ़े हैं, तो कार्तीय तल में क्या होता था, एक अक्ष आपका x अक्ष चलता था, एक y अक्ष होता था और एक मूल बिंदु होता था। तो इन्हीं को ज्यामितीय निरूपण में पढ़ते हैं। तो बिंदु को प्रदर्शित करने के लिए जो कार्तीय तल का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, आर्गेंड तल या सामरिक तल कहते हैं। बिंदु को प्रदर्शित करने के लिए जो कार्तीय तल का प्रयोग किया जाता है उसे आर्गेंड तल या सामरिक तल कहते हैं। इसके बाद आपका इस सामरिक तल में अगर कोई भी रेखा खींची जाती है सामरिक संख्या से रिलेटेड, तो z बराबर इनसे प्रदर्शित की जाती है a प्लस आई बी, एक सामरिक संख्या के रूप में या सामरिक समीकरण के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। अब इनका क्रमित युग्म अगर देखें तो इसका क्रमित युग्म a कामा b बनता है जो एक बिंदु है। जैसा कि इसमें कहा गया है कि बिंदु को जब हम इन पर प्रदर्शित करते हैं तो उसे जिस बिंदु पर इसे प्रदर्शित करेंगे उसे क्या कहते हैं, आर्गेंड या सामरिक तल। तो ये आपका हो गया। इसके बाद आपका क्या होता है, यक्स ओ यक्स डैश पर बिंदु स्थित बिंदु a कामा 0 को सामरिक संख्या x प्लस आई 0 द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यानी कि कहने का मतलब जो x होगा, अगर x ओ x यानी कि x अक्ष के तल पर जो निरूपित होगा उसे हम क्या कहेंगे, x के संख्या से दिखाएंगे, उसमें काल्पनिक भाग नहीं रहेंगे। यानी कि कहने का मतलब x ओ x पर स्थित बिंदु a कामा 0 को सामरिक संख्या इतना से प्रदर्शित करते हैं। काल्पनिक भाग शून्य होता है। जब इस तल पर अगर कोई चीज स्थित होगा, कोई बिंदु, तो उसका जो काल्पनिक भाग होता है वह शून्य के बराबर होता है। इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो ये है हमारा 0 के बराबर हो जाता है। अतः x अक्ष कैसा होता है, वास्तविक होता है। जब x अक्ष वास्तविक होगा तो x ओ डैश x पर आपका क्या हो जाएगा, तो काल्पनिक भाग स्थित ही नहीं होंगे। अर्थात ये x डैश x पर जो होगा वह कैसा भाग होगा, वास्तविक भाग होता है। फिर y ओ y डैश में क्या होगा, तो y ओ y डैश पर स्थित बिंदु 0 कामा b को सामरिक संख्या इतने से प्रदर्शित करते हैं। इसमें वास्तविक भाग क्या होता है, शून्य होता है। अतः x अक्ष को क्या कहते हैं, तो y अक्ष को क्या कहेंगे, आपका काल्पनिक भाग। यानी कहने का मतलब y ओ डैश y आपका जो होता है, यह आपकी जो रेखा होती है, जो तल होता है, यह काल्पनिक भागों को दिखाता है। इस पर वास्तविक भाग क्या होंगे, शून्य के बराबर हो जाते हैं। तो ये चीज हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं इन बिंदुओं को प्रदर्शित कैसे करते हैं कार्तीय तल यानी कि सामरिक तल पर। तो सामरिक तल या फिर आर्गेंड तल जो होता है, इन पर इन संख्याओं को कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो जैसे आपके पास सवाल हो, ये अब मान लेते हैं ये सवाल है, तो इसका पूछा जाए कि मतलब यहाँ पे क्रमित युग्म क्या बनेगा इसका। तो जैसे इसका क्रमित युग्म ये होगा, वैसे इसका भी कुछ क्रमित युग्म बनेगा। तो क्रमित युग्म का मतलब अगर हम यहाँ a बराबर माने तो क्रमित युग्म क्या होगा, 4 कामा 5 होगा एक बिंदु। और इसके लिए दूसरा बिंदु मान लेते हैं b बराबर क्या हो जाए, -4 कामा 2, और c बराबर क्या हो जाए, -1 कामा -3। और अगर d बराबर देखा जाए तो d बराबर क्या होगा आपका 2 कामा -3, और e बराबर देखेंगे तो e बराबर 4 कामा 0। यहाँ काल्पनिक भाग क्या है, शून्य है। और यहाँ पर इसके बाद अगर आपका f है अगला फंक्शन, f मानते हैं, तो ये क्या होगा, वास्तविक भाग यहाँ पर शून्य है, तो वास्तविक आपका क्या हो गया, शून्य के बराबर। और यहाँ पे अगला फंक्शन 2। इस प्रकार से अब इनको हम क्या करते हैं, अगर सवाल ऐसा सामरिक संख्या के रूप में दिया है तो उनका क्रमित युग्म निकालते हैं। तो फिर यानी कि सामरिक तल या फिर आर्गेंड तल पे कैसे इनको दिखाते हैं, तो आइए देखते हैं। जो हम
कार्तीय तल पढ़ते थे उसी कार्तीय तल के रूप में अब इनको रख सकते हैं। यानी कि कार्तीय तल में आपका क्या होता था, जो कार्तीय तल बनता था तो कार्तीय तल में कुछ संख्याएं, आपका ये फिगर है, इन पे बिंदुओं को दिखाते हैं। मान लेते हैं ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8, ऐसे हम ऊपर भी दिखाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। इस प्रकार से इनको दिखाते हैं। अब यहाँ पर कुछ और चिन्हों के विषय में जान लेते हैं। तो ये आपका कार्तीय तल में पढ़े होंगे, ध्यान देंगे तो ये पहला चतुर्थांश होता है। तो पहले चतुर्थांश में चिन्ह क्या होते हैं, दोनों के प्लस होते हैं। और ये आपका दूसरा चतुर्थांश होता है, इनमें क्या होता है, पहला तो माइनस और दूसरा प्लस होता है। और ये तीसरा चतुर्थांश है, तीसरे में क्या बनता है, आपका पहला भी माइनस और दूसरा भी माइनस। चौथे में जब चलेंगे तो चौथे चतुर्थांश में क्या बनता है, आपका पहला प्लस दूसरा माइनस। अब इसी के अनुसार जैसे यहाँ 4 और 5 दिया गया है, बिंदु है। अब 4 5 स्थित कहाँ होगा, ये किस चतुर्थांश में, पहले से चिन्हों की बात करें दोनों प्लस में है तो पहले वाले चतुर्थांश में स्थित होंगे 4 और 5 इकाई की दूरी पर। यानी यक्ष अक्ष आपका पहला है, तो पहला आपका यक्ष अक्ष की 4 इकाई यानी 2 2 4 यहाँ पर स्थित होगा इसके सामने। और इन पर देखेंगे तो 3 2 5 ये वाई पर होगा। यानी कि जो बिंदु होगा हमारा ये लिखा जाएगा वो यहाँ पर स्थित होगा, 4 5 इस पर स्थित होगा, ये हमारा बिंदु ए हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे चलते हैं इसमें, तो इसमें क्या होगा बी। अब बी क्या होता है आपका, बी में -4 और 2 है, -4 यानी पहला माइनस दूसरा प्लस है। तो ये कौन से चतुर्थांश में बनेगा, तो ये दूसरे चतुर्थांश में पहला माइनस दूसरा प्लस। अब पहला कितना है, -4 यानी कि x का -4 इधर को चलेंगे तो -4 हमारा ये है और आपका 2 है प्लस में तो यानी ये है। तो इनको देखेंगे तो ये इस क्षेत्र में आएंगे, -4 2 ये हमारा बिंदु क्या हो गया यहाँ का, ये बन गया बी। इसी प्रकार से आगे चलेंगे, -1 -3 तीसरे चतुर्थांश में यहाँ पर। तो पहला आपका -1 ये क्षेत्र होगा और -3 ये होगा। कहने का मतलब ये इसके सामने आएगा, यहाँ पर स्थित हो जाएगा -1 और -3, ये चीज़ बन जाता है। तो इसी प्रकार से हम आगे की जो बिंदुएं हैं इनको भी दिखा सकते हैं। तो एक इनको देख लेते हैं, शून्य वाले को कैसे दिखाएंगे, 4 0 यानी 4 पहला तो प्लस में है, दूसरा 0 है तो 0 कोई चिन्ह से मतलब नहीं है। तो यह 4 कहाँ स्थित होगा, यक्ष का है, तो यक्ष में प्लस किधर बनता है, इधर चलेंगे तो ये माइनस हो गया, इस साइड में चलते हैं तो ये प्लस होता है। तो 4 इकाई यानी कि यही होगा। अब आपका 0 कहाँ स्थित होगा, 0 का मतलब इसी रेखा पर, अगर एक 0 है, एक अवयव, एक आपका संख्या है तो वह उसी पर स्थित होगा। 4 0 यानी कि जो आपका ई वाला है वह इस पर, यहाँ का बिंदु होगा। इस प्रकार से हम ज्यामितीय सामरिक संख्या का जो ज्यामितीय निरूपण होता है यानी सामरिक तल पर हम दिखा सकते हैं। ऐसे अगर सवाल ऐसे बनते हैं या आपसे पूछे जाएं कि ये कहाँ पर स्थित होंगे तो इनको इस रूपों में दिखाया जा सकता है। तो जो सामरिक संख्या का ज्यामितीय निरूपण था वो आपका ये है। तो उम्मीद करते हैं कि ज्यामितीय निरूपण का पहला टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो इसके बाद चलते हैं सामरिक संख्या का मापांक ज्ञात करते हैं। अगली टॉपिक है आपके सवाल इसमें, तो इसमें जो टॉपिक है वह है सामरिक संख्या का मापांक। तो सामरिक संख्या का मापांक क्या होता है, तो सामरिक संख्या का मापांक आप जो चित्र देख रहे हो इस चित्र में y ये आपको पहले अभी बताया अगले वाले टॉपिक में कि ये काल्पनिक भाग को दर्शाता है, और x ये वास्तविक भाग को दिखाता है। ये आपका सामरिक तल कहलाता है पूरा। तो इसी में आपको
सामरिक संख्या का मापांक क्या होता है? रेखाखंड OP की लंबाई को सामरिक संख्या z बराबर a प्लस आई बी का मापांक या मॉडुलस या निरपेक्ष मान या एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। इसे मॉड ऑफ z से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि जो यहाँ पर OP है, कह रहा है इसमें कि रेखाखंड OP की लंबाई को सामरिक संख्या इतना का मापांक या निरपेक्ष मान कहते हैं। तो जो OP रेखा है इसकी लंबाई को जो हम ज्ञात करते हैं, इसी लंबाई को ही हम कहते हैं यहाँ पे मापांक या फिर आपका निरपेक्ष मान या मॉडुलस या फिर आपका एब्सोल्यूट वैल्यू। यही आपका OP की लंबाई ही है। तो इसे ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, अगर हमें इसकी लंबाई चाहिए तो हम जानते हैं ये वो PN जो है हमारा, या M और P जो है वह एक लंबवत है। जब लंबवत होगा तो यहाँ पर क्या पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यानी हमें ये वैल्यू पता होनी चाहिए, और अगर हमें ये वैल्यू, अगर ये दोनों वैल्यू पता है तो हम मापांक आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि मापांक ज्ञात करने के लिए हमें इसकी लंबाई और इसकी लंबाई की ज़रूरत है, यानी कि मॉड ऑफ z का मान ज्ञात करना ये और ये चाहिए। अब जो ये हमारी वैल्यू होती है z बराबर, अगर कोई समीकरण दिया है वास्तविक और काल्पनिक का, तो वैसे भी आपको बताएं कि ये आपका वास्तविक है, यक्ष जो रेखा होती है इस पर वास्तविक भाग ही रहते हैं। तो यहाँ पर इसकी लंबाई जो होगी वह वास्तविक भाग की यानी a होगा, और ये काल्पनिक, ये आपका क्या है, ये जो होता है काल्पनिक भाग को दिखाता है, यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ही ये लंबाई है। तो इसे क्या कहते हैं, काल्पनिक कहते हैं। तो इसकी लंबाई के लिए ये क्या बन जाएगा, b, इसका मान काल्पनिक वैल्यू। तो अब इस प्रकार से होगा। तो जैसा कि आपको बताया कि पाइथागोरस प्रमेय का हम यूज कर सकते हैं। जब पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर हम z मॉड ऑफ z या आपका बराबर होगा OP, इसकी लंबाई बराबर आपका होगा, अब यहाँ पर रूट में क्या हो जाएगा, वो n का स्क्वायर प्लस आपका NP का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट में ये बनेगा। अर्थात यह किसके बराबर होगा, जो ON होता है हमारा, ON की लंबाई क्या है यहाँ पर a है, अर्थात a का स्क्वायर रूट में प्लस आपका इसका स्क्वायर PN यानी कि b की लंबाई का स्क्वायर। तो ये चीज़ बनेगा। अर्थात जो हमें सूत्र मिलता है मापांक ज्ञात करने के लिए, z का मॉड ऑफ z बराबर यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यानी कहने का मतलब अगर हमें मापांक ज्ञात करना हो तो ये आपका एक प्रकार का क्या हो गया, फार्मूला हो गया। ये आपका एक प्रकार का फार्मूला यानी सूत्र हो गया। इसका प्रयोग हम कर सकते हैं किसमें, मापांक ज्ञात करने में। अगर हम मापांक ज्ञात करते हैं तो आइए देखते हैं इनसे कुछ सवालों को, मापांक के सवाल कैसे हल करते हैं। सवाल है इसमें आपका, यदि z1 बराबर 3 प्लस 4i तथा z2 बराबर 3 माइनस 4i हो तो मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2 ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं हमारे सामने एक एग्जाम्पल हुई है आपका, इसमें क्या कह रहा है, z1 बराबर इतना तथा z2 बराबर इतना हो तो मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2 ज्ञात कीजिए। क्या आएगा, मॉड ऑफ का मतलब क्या हो गया, मापांक से या मॉडुलस। तो मापांक ज्ञात करने के लिए हम इन सूत्रों का, जैसे कि आपको बताया था आपका सूत्र हो गया, तो इस सूत्रों का प्रयोग हम कर सकते हैं इस सवालों में। तो यहाँ पर मॉड ऑफ z1 बराबर वैल्यू निकाल लेते हैं, मॉड ऑफ z1 निकालेंगे तो जैसे इनमें दिखाया गया है आपका कि ये चीज़, वैसे ही आपका ये लिखा गया है। अगर यहाँ पर a इसके लिए बन रहा है, b a इसके लिए बन रहा है, तो इनका ये 3 आपका a का कार्य करेगा, अर्थात 3 का स्क्वायर प्लस b का कार्य 4 कर रहा है, यानी कि b का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो बनेगा इनमें तो वह हो जाएगा इतना बराबर
3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, यानी कि ऐड करेंगे तो क्या होगा 25। अब 25 का वर्गमूल क्या बनता है 5। तो ये आ गया मॉड ऑफ Z1 5 हो गया। अब मॉड ऑफ Z2 निकाल लेते हैं। तो मॉड ऑफ Z2 जब इसे ज्ञात करते हैं तो क्या आएगा, तो मॉड ऑफ Z2 में भी वही प्रोसेस पूरा 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर बराबर यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस आपका 16, 16 में कितना हो जाएगा 25 और 25 का वर्गमूल 5। यानी कहने का मतलब दोनों का मॉड ऑफ जो निकल रहा है वह कितना हो जा रहा है यहाँ पे 5 बन जाता है। अब यहाँ पर देखो मैं Z1 मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 निकालना है। तो निकालने के लिए क्या करेंगे, मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2, तो दोनों की वैल्यू 5 5 पे रखेंगे। तो यहाँ पे 5 प्लस 5 यानी कि दोनों की वैल्यू क्या मिली 10। तो ये आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, मापांक को ज्ञात कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि सामरिक संख्या का मापांक ज्ञात करने का तरीका आपको पता हो गया होगा। ये आपका सूत्र है, इसे याद रखना है क्योंकि इसी से आपका मापांक ज्ञात होगा। चलते हैं अगले टॉपिक पर। जो टॉपिक है वह है अब आपका कोणांक। कोणांक यानी कोण को कैसे ज्ञात करते हैं। सामरिक संख्या का जो अगली टॉपिक है वह सामरिक संख्या का कोणांक या आयाम। तो आइए देखते हैं सामरिक संख्या का कोणांक क्या है। तो मान लेते हैं आपका ये एक सामरिक संख्या तब हो जाए y और y डैश और यहाँ पर x डैश और o और x हो जाए। तो इनमें क्या करते हैं, एक हम ऐसा क्षेत्र लेते हैं z बराबर जो यहाँ पर a प्लस आई पी के रूप में दिखाया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम इसे एक रेखा से मिला देते हैं तो यह आपका p हो जाएगा। तो इनका क्रमित युग्म जो होगा वह यहाँ का बिंदु होगा ए बी। जब बिंदु हो जाएगा तो ये आपका वास्तविक भाग दिखाता है, यानी कि आपका वास्तविक भाग x अक्ष पे। तो यह लंबाई हमारी यहाँ से यहाँ तक की जो होगी वह क्या हो जाएगी a हो जाती है। और इसके बाद ये आपका क्या होता है काल्पनिक भाग, यानी ये इतना अगर हम यहाँ पे काल्पनिक भाग b मानते हैं तो ये भी हमारा क्या बनेगा b, अर्थात ये भी, तो ये अगर ये तो ये भी a बन जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ पर मान लेते हैं ये हमारा क्या हो जाए थीटा। अब कोणांक या फिर आयाम क्या होता है, जब जो हम x और y अक्ष के सामने तल में इस भाग को देखते हैं कि ये जो हमारा भाग बनता है ये इस क्षेत्र में जिनको प्रदर्शित करते हैं थीटा से, वही हमारा क्या कहलाता है, इस क्षेत्र का आयाम या कोणांक कहलाता है। अब आयाम और कोणांक में अगर हम देखें तो इनमें एक सूत्र बन जाता है। अगर हम यहाँ पे tan थीटा लें तो अब tan थीटा ही क्यों लेंगे, क्योंकि tan थीटा बराबर लंब और आधार होता है। अब थीटा के ठीक सामने वाली भुजा हमारी क्या बनती है लंब बनती है, और इसके नीचे वाली क्या बनती है आधार बनती है। और ठीक सामने जो होती है 90 के सामने यह क्या होता है हमारा कर्ण होता है, यानी कि सबसे बड़ी भुजा। तो यहाँ पर लंब इसलिए लेंगे क्योंकि दोनों की वैल्यू हमें पता हो जाती है और इससे आसानी से इसका मान पता हो जाएगा। अगर 3 चीज़ों में 2 चीज़ें पता हो तो तीसरा निकालना आसान है। तो यहाँ पर अगर हम tan थीटा लेंगे, tan थीटा बराबर लंब और आधार लेते हैं, तो यहाँ पर हमें क्या लंब यानी इसकी लंबाई पता है और इसकी लंबाई पता है, हमें दोनों की लंबाई है हमें ज्ञात करना है। कोणांक यानी आयाम जब ज्ञात करेंगे तो हम इतने को लगाएंगे तो हमारा आयाम जो बनता है यहाँ से कोण का वह निकल जाएगा आसानी से। इसलिए यहाँ पर सूत्र बनेगा लंब हमारा क्या है b बट्टे आधार क्या है a, या हम लिख सकते हैं tan थीटा बराबर b बट्टे a।
या हम tan को उधर ले जाएंगे तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स b बटे इस प्रकार से। तो यह हमारा एक प्रकार का क्या हो गया, सूत्र हो गया, फार्मूला। ये हमारा एक प्रकार का सूत्र बन जाता है। तो इस सूत्र के माध्यम से हम किसी भी पूर्णांक या आयाम को ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं पूर्णांक को कैसे हम किसी सवाल पर हल करते हैं। तो इनसे रिलेटेड कुछ और भी हम बना सकते हैं। यहाँ पे एक इनका उभयनिष्ठ हल होता है। अगर हम यहाँ पे जानते हैं कि ये भी हम ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये समकोण है, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम इसकी जो OP की लंबाई होती है यह भी ज्ञात हो जाएगी, यानी कि रूट में a² + b² बन जाएगा। ये भी चीज़ बन जाएगा। अब यहाँ पर हम साइन थीटा कॉस थीटा का भी प्रयोग कर सकते हैं। जब साइन थीटा का प्रयोग करेंगे, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी कि हमारा लंब क्या हो जाएगा, जब ये थीटा होगा तो सामने की भुजा ये लंब होगी। साइन थीटा बराबर क्या बनेगा, b बटे रूट में a² + b²। इस प्रकार से साइन थीटा के साथ संबंध ऐसा बनेगा। या फिर अगर हम कास को देखते हैं तो कास थीटा भी कुछ बनाएगा। कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, यानी कि इस प्रकार से संबंध होगा। तो यह इसका ये इस फार्मूले का ये दोनों उभयनिष्ठ हल है। तो इस प्रकार से भी हम थीटा को ज्ञात कर सकते हैं। और इसके बाद आपका एक चीज़ और होता है, जब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं तो जो हमारा थीटा की वैल्यू आती है वह धनात्मक होती है। जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं तो क्या होता है, ऋणात्मक। यानी कहने का मतलब एंटी क्लॉक घड़ी के विपरीत दिशा, यानी इस डायरेक्शन में अगर हम चलते हैं तो एंटी क्लॉक होता है। इस डायरेक्शन में जैसे ही हम चलते हैं तो हमारी वैल्यू जो प्राप्त होती है वह प्लस के क्षेत्र में होती है। अगर हम इसी चीज़ को बदल कर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले लेते हैं इस प्रकार से, तो जो हमारी वैल्यू प्राप्त होती है वह ऋणात्मक तरीके से प्राप्त होती है, यानी कि माइनस में होती है। तो इन्हीं से संबंधित कुछ और भी आगे बताते हैं आपको। यहाँ पर देखते हैं कि चतुर्थांशों में कैसे आपके थीटा बदलते हैं, या फिर आपका चतुर्थांश में क्या आपका प्लस में रहेगा, क्या माइनस में, या कौन से वैल्यू आपका जो क्रमित युग्म के होंगे, कौन से चतुर्थांश में चलते हैं। अगर हम पहले चतुर्थांश में बात करते हैं तो जो क्रमित युग्म हमारा बनता है, पहले चतुर्थांश में वास्तविक भाग 0 से बड़ा होगा और काल्पनिक भाग भी 2, यानी दोनों अगर पहले चतुर्थांश में रहेंगे तो दोनों की वैल्यू 0 से अधिक होगी और आपका थीटा बराबर केवल 1 अल्फा होता है। अगर हम द्वितीय चतुर्थांश की बात करते हैं तो दूसरे चतुर्थांश में जो अल्फा की वैल्यू होगी वह 0 से छोटी हो जाएगी और आपका यहाँ पर जो वास्तविक भाग होगा वह 0 से छोटा होगा और यहाँ पे काल्पनिक भाग 0 से बड़ा होता है दूसरे चतुर्थांश में। और दूसरे चतुर्थांश में थीटा की वैल्यू होगी पाई माइनस अल्फा। इसके बाद तीसरे चतुर्थांश में होगी थीटा की जो यहाँ पर आपका वास्तविक भाग होता है, वास्तविक भाग आपका बड़ा वास्तविक भाग जो होगा तीसरे वाले चतुर्थांश में वह आपका 0 से छोटा होता है और काल्पनिक भाग यानी दोनों 0 से छोटा होंगे तीसरे चतुर्थांश में। और यहाँ पर थीटा की वैल्यू माइनस पाई माइनस अल्फा के रूप में होगी। और आपका चौथे चतुर्थांश में अगर बात करें तो चौथे में आपका वास्तविक भाग 0 से बड़ा होता है, काल्पनिक 0 से छोटा होगा और अल्फा थीटा बराबर माइनस अल्फा के रूप में होता है। तो ये हो गए पूर्णांक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी। अब इसके बाद चलते हैं पूर्णांक कैसे ज्ञात करते हैं उनसे संबंधित कुछ एग्जाम्पल्स के ऊपर। यहाँ पर आपका जो एग्जाम्पल है अगर प्लस माइनस 1 प्लस माइनस आई के द्वारा निरूपित सभी साम्य संख्याओं के मुख्य पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अब सभी साम्य संख्याओं के जो मुख्य पूर्णांक ज्ञात करने होंगे उन्हें हम ज्ञात करते हैं। तो सभी साम्य संख्याओं के मुख्य जो पूर्णांक होंगे तो उनमें कुछ संख्याएं होंगी। तो संख्याएं सभी संख्याएं, तो संख्याएं
जो बनेंगी 1 प्लस आई बनेगा, और दूसरी बनेगी -1 और माइनस आई, और इसके बाद आपका +1 माइनस आई, इसके बाद -1 प्लस आई। अब सभी के लिए ज्ञात करना है, तो पहले के लिए क्या ज्ञात करेंगे, पहले मतलब चारों चतुर्थांशों में ज्ञात करना है, तो पहले में आपका ज्ञात करेंगे। तो पहले में क्या होता है, थीटा बराबर अल्फा, यानी कि आपका जो थीटा ज्ञात करेंगे तो वह हो जाएगा tan थीटा, यानी कि tan अल्फा बराबर आपका जो सूत्र बनेगा यहाँ पे थीटा बराबर आपका tan थीटा बराबर b/a बनेगा। तो इसे मानते हैं हम tan अल्फा बराबर यहाँ पे 1/1 आएगा, तो अर्थात यहाँ पे अल्फा बराबर क्या मिल जाएगा, π/4 यानी 45। इसका मतलब आपका π/4 मिलेगा, यानी b की भी वैल्यू 1 है और इसकी भी वैल्यू 1 है। इस प्रकार से दोनों की वैल्यू 1 यहाँ मिलेंगी, इनमें 1 का गुणा कराएंगे तो जब दोनों की वैल्यू 1 मिलती है, 1 रखेंगे तो 1 में 1 से भाग दोगे 1 आएगा। tan अल्फा बराबर tan थीटा, यानी कि π/4 की वैल्यू आपका बनेगी, इसलिए यहाँ पर आपका जो बन जाएगा यह हो जाएगा tan π/4 के बराबर, अर्थात अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, π/4। इस प्रकार से यहाँ से tan कट जाएगा, अल्फा बराबर क्या मिल जाएगा, π/4। तो ये आपका पहला चतुर्थांश हो गया। और दूसरे चतुर्थांश में बात करते हैं, तो जो दूसरे चतुर्थांश में क्या बनेगा यहाँ पर, तो पाई माइनस अल्फा बराबर अल्फा है, इसलिए आपका tan थीटा के स्थान पर क्या रख सकते हैं, सीधे हम अल्फा को रख सकते हैं इस प्रकार से। अब दूसरे में है थीटा के स्थान पर क्या रखेंगे हम, थीटा के स्थान पर जो होगा वह रखा जाएगा यहाँ पे पाई माइनस अल्फा। अब पाई माइनस अल्फा रखेंगे तो हमें अल्फा की वैल्यू भी प्राप्त है, तो अल्फा की वैल्यू जो हमें प्राप्त है यहाँ पर रखेंगे, तो अल्फा की वैल्यू रखेंगे π-π/4। तो इन्हें यहाँ गुणा कराएंगे तो 4 माइनस पाई, अर्थात घटेगा तो क्या आएगा 3π/4। ये दूसरे चतुर्थांशों के लिए हो गया। अब तीसरे चतुर्थांश के लिए यहाँ पर देखेंगे, दूसरे के लिए होगा। तीसरे में अगर देखेंगे तो तीसरे में क्या बनता है, यानी कि ये आपका पहला था 1 प्लस आई के लिए, और यहाँ पर दूसरा जो था हमारा -1 और माइनस आई के लिए था, और यहाँ पर तीसरे में देखेंगे 1 माइनस आई के लिए। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या है, माइनस में आपका यहाँ पर बन रहा है माइनस और पाई माइनस, तो यहाँ पे माइनस का गुणा कराएंगे, -पाई प्लस माइनस अल्फा, अर्थात अल्फा की वैल्यू में पता है तो अल्फा की वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू π/4 है, यहाँ घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 के 9 4 -3π/4 आएगा। इस प्रकार से ये आपका तीसरा चतुर्थांश हो गया। इसी प्रकार से हम चौथे में अगर बात करते हैं, तो चौथा हमारा यहाँ पे बन जाएगा -1 और प्लस आपका आई में, तो इनमें क्या बनता है, थीटा बराबर माइनस अल्फा, तो थीटा बराबर माइनस अल्फा, तो यहाँ पर आपका इनमें बनता है थीटा बराबर माइनस अल्फा, तो यहाँ पर रखेंगे थीटा बराबर माइनस अल्फा की वैल्यू रखते हैं π/4। तो यह हमारा क्या व्यक्त करता है, चौथा चतुर्थांश। इस प्रकार से इनके सभी मुख्य पूर्णांकों को ज्ञात कर सकते हैं। तो चलते हैं एक और एग्जाम्पल से। सवाल है आपके सामने, यदि z बराबर दिया हो और 4 + 2 आए तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से
दूसरा जो एग्जाम्पल है, कह रहा है यदि इतना z बराबर इतना हो तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अब हम जानते क्या है, यहाँ पर tan थीटा बराबर b अपान ए, तो यहाँ पर b और a की वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो इनसे अगर हम देखेंगे तो tan थीटा बराबर b का मान क्या बन जाएगा, आपका काल्पनिक भाग यानी 2, और a का मान क्या बनेगा 4। काटेंगे यहाँ पर तो tan थीटा बराबर 1/2 बनेगा। अगर tan को उधर पक्षांतर करते हैं तो थीटा बराबर tan इनवर्स 1/2। तो ये आपका क्या हो गया, पूर्णांक ज्ञात हो गया। तो उम्मीद करते हैं इस प्रकार से आपको समझ में आया होगा एग्जाम्पल। तो अगर इन तीनों टॉपिकों में अगर कोई भी समस्या हो तो आप पूछ सकते हो हमारे व्हाट्सएप नंबर 81 27 14 84 33 पर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा आज का ये वीडियो। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप पूछ सकते हो, या फिर हम आपको पीडीएफ ग्रुप के व्हाट्सएप पर हम आपको कुछ सवाल देंगे तो उसके भी सलूशन हमारे इसी व्हाट्सएप नंबर पर देना होगा। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।